नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सेंट्रल पब्लिक एकेडमी। वी विल कवर रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनली acceptance of the constitution. So let's begin with first point, relation between constitution and democracy. We know that India is a democratic country. Apart from that, India is also having a written constitution and it is the biggest written constitution in the world. ये दोनों बातें हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक देश के रहने वाले लोग हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी यहाँ पर डेमोक्रेसी है और हमारे पास क्या है, संविधान है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी कंट्री हैं उन सबके पास कुछ न कुछ अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी कंट्री डेमोक्रेटिक। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कंट्रीज हैविंग देयर ओन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ चाइना, रशिया, सम अरेबियन कंट्रीज। चाइना के पास खुद का उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बट चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज वी नो दैट द पीपल ओवर दे आर हैविंग वेरी लिमिटेड राइट्स. They are not free to choose their governments. They can choose, they can elect only one party. China is a communist country. वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी एक ही पार्टी है, बाकी पार्टी जो है उनका कोई विशेष रोल नहीं है. फिर हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से कई सारी कंट्री लाइक फ्रांस का एग्जाम्पल हम देखते हैं, यूएसए का एग्जाम्पल देखते हैं कि फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना और वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी है और आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये सब हुआ. इसी तरीके से यूएसए में आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश, वहाँ पर भी डेमोक्रेसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन आए. तो इस तरीके से हम लोग वर्ल्ड में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं. अपने इंडिया का भी वैसे ही है कि इंडिपेंडेंस के बाद से डेमोक्रेसी आई और जो कि अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी बना. नाउ द सेकंड पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. किन परिस्थितियों में अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था, आखिर कैसी कौन सी ऐसी सिचुएशन थी, कंडीशंस थी भारत में. तो हम जानते हैं कि कंडीशन आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद इन 1947 हमारे देश की हालत बहुत ही खराब थी. एंड दिस पार्टीशन वाज बेस्ड ऑन रिलीजन. धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था, हिंदू मुस्लिम. तो उस समय सिचुएशन क्या था? उस समय सिचुएशन ये था कि इंडिया में कई सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे. प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे राज्य थे, क्षेत्र थे जहाँ पर वहाँ के रूलर होते थे. भारत सरकार के बाद भी वहाँ के रूलर होते थे. एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं जूनागढ़ का, कश्मीर, ऐसे हैदराबाद का निज़ाम इंडिया के साथ वो तैयार नहीं थे, इंडियन गवर्नमेंट के साथ या जो इंडियन टेरिटरी था उसके साथ मिलने के तैयार नहीं थे. उनकी खुद की अपनी सेना थी, सब कुछ अपना गवर्निंग सिस्टम था अलग. सेकेंड थिंग है अ चैलेंजिंग सिचुएशन. भारत के पास एक बहुत ही चुनौती से भरा हुआ एक माहौल था. वो क्या माहौल थे कि इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं. हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं और भी बुद्धिस्ट हैं. बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग, कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं. सबके अपने अपने हित हैं. दे आर हैविंग देयर ओन इंटरेस्ट. रिलीजियस है, सोशल इंटरेस्ट है, सभी तरीके के इंटरेस्ट है. इट मीन्स द सिचुएशन इज वेरी
कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल समस्या हो गई। अब कैसे जटिल, कैसे कठिन कि जो संविधान निर्माता लोग थे उनके पास एक चैलेंज था कि कैसे सारे कम्युनिटीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना है, एक इक्वलिटी। यानी अगर हम देखें, अगर इंडिया को एक रिलीजियस कंट्री बना दिया जाए तो बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग नाराज हो जाएंगे। अगर बोल दिया जाए कि हिंदू देश है या हिंदुइज्म को ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो बाकी के जो कम्युनिटी हैं दे विल गेट एंग्री। लेकिन अपना इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, तो सेकुलरिज्म, टू ब्रिंग सेकुलरिज्म वाज अ बिगेस्ट चैलेंज। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इस तरीके से और भी सबके हित हैं। हम देखते हैं इंडिया में और भी कम्युनिटी हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इनके भी हितों को देखना पड़ता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। फिर नेक्स्ट है रोल ऑफ नेशनल मूवमेंट्स। हम जानते हैं कि कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, और इसलिए हुआ था ताकि जो मूवमेंट है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वो चलाया जा सके। ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस का निर्माण हुआ था। तो इस नेशनल मूवमेंट से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, जानने को भी मिला। नेक्स्ट थिंग है फेमिलियरिटी विद कॉलोनियल रूल। हमारे यहाँ जो लीडर्स थे, दोज हु वर इन्वॉल्व इन नेशनल मूवमेंट, दोज हु वर इन्वॉल्व इन दिस रिवोल्यूशनरी टास्क, वो लोग परिचित थे किससे, कॉलोनियल रूल से। यानी ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ कॉलोनी सेटअप किए थे, और ब्रिटिश लोग किस तरीके से रूल कर रहे हैं, किस तरीके से उनका गवर्नेंस है, इन सब से वाकिफ थे। दे वर फुली अवेयर। तो उनको थोड़ा थोड़ा मालूम था, एक एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट थिंग है रोल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन का इंडिया में कैसे इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सो इफ यू टॉक अबाउट द लीडर्स, द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी फाइंड लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड मेनी मोर्स। और ये सारे के सारे लोग जितने भी हम नाम लेते हैं, ये लोग अपने टाइम में वेस्टर्न एजुकेशन लिए थे। कोई ब्रिटेन गया हुआ था, कोई USA गया हुआ था पढ़ने के लिए, कोई और भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऐसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऐसे वहाँ से पढ़ करके लोग आए थे। और जिस जगह से वो लोग पढ़ करके आए थे वहाँ पर पहले से ही क्या था, पहले से ही ये सब फ्रीडम था, इक्वलिटी था, एक सिटीजन को जो राइट्स मिलते हैं उसको एम्पावर करने के लिए वो था। वहाँ पर उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ये सब उन देशों से हो करके पढ़ करके आए थे जहाँ पर डेमोक्रेसी के साथ साथ उनका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, या मानव को जो उसके विकास के लिए जितने भी अधिकार होते हैं वो मिलने चाहिए, वो सारे के सारे उसमें अधिकार थे। तो इसका भी एक इन्फ्लुएंस, या हम कह सकते हैं ये इट वाज अ वेरी हेल्पिंग टूल फॉर आवर फॉर द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट थिंग इज रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, संविधान सभा जिसको कहा गया। ये संविधान सभा क्या है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ 299 पीपल, 299 लोग थे इसमें, और ये सारे के सारे लोग लर्नड थे। दे वर मास्टर्स, they were well expert of their own subjects, they were having different subject। सबको अलग अलग काम दिया गया था। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके हेड थे B.R. अम्बेडकर। ऐसे तमाम ऐसे कमेटी थी, और सारे कमेटी को मिला करके एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। उसमें हर एक कमेटी में कुछ सर्टेन मेंबर्स हुआ करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड हम जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमेशा कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड B.R. अम्बेडकर वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी।
लास्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखते हैं कि आज हमारा जो संविधान बना हुआ है, इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल कम्युनिटीज। ये सभी समुदायों के द्वारा ये स्वीकार किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी समुदायों के हितों की बात रखी गई है। नो कम्युनिटी ओवर रूल्स अदर या डोमिनेट अदर कम्युनिटी। कोई एक कम्युनिटी का डोमिनेंस दूसरे कम्युनिटी पर देखने को नहीं मिलता है। दे आर इंजॉइंग देयर फ्रीडम। वो खुद, उनकी आज़ादी है, सभी लोग आज़ाद हैं, सभी लोग स्वतंत्र हैं। तो ये एक्सेप्टेंस हमको देखने को मिलता है कि सभी कम्युनिटी के लोग एक साथ रह रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट रिलेशन है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।